हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, एक नए वीडियो और एक नए ऑफिशियल अपडेट के साथ आपके सामने आ रहे हैं। ये जो ऑफिशियल अपडेट हम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहे हैं साथियों, ये है झारखंड जुडिशरी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन से रिलेटेड। उसी से रिलेटेड मैं आज आप लोगों के लिए वन लाइनर क्वेश्चंस लेकर के आ रहा हूं, जो कि सभी के सभी क्वेश्चंस क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड है। जी हां साथियों, इसका पार्ट फर्स्ट मैंने ऑलरेडी अपने इसी यूट्यूब चैनल पे कंडक्ट करा रखा है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप उसको जरूर देखिएगा। ये जो सेशन आप देख रहे हैं साथियों, इसमें मेरी जो स्ट्रेटेजी है, यहाँ पे पहले मैं वन लाइनर यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। जैसे ही पूरा का पूरा वन लाइनर मैं आपके सामने सॉल्व करा दूंगा, देन आफ्टर मैं आपके सामने एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस भी लेकर के आऊंगा। तो आज हमारा पार्ट सेकंड है। जो पार्ट सेकंड हम लेकर के आए हैं वो हम चैप्टर नंबर 5 को टारगेटेड करके लेकर के आए हैं। इसमें हम बात करेंगे अरेस्टेड ऑफ पर्सन, किस तरह से किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाता है। क्या सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ही अरेस्ट किया जा सकता है, या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में अरेस्ट किया जा सकता है? क्या सिर्फ और सिर्फ पुलिस ऑफिसर के द्वारा ही अरेस्ट किया जा सकता है, या किसी प्राइवेट पर्सन्स के द्वारा भी अरेस्ट किया जा सकता है? अरेस्ट करने का क्या क्या तरीका होता है, हम इन सभी चीजों के बारे में यहाँ पे डिटेल एक चर्चा करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अरेस्ट को। यहाँ पे जो भी चीजें हम बात करेंगे साथियों, ये सभी के सभी हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के ही अकॉर्डेंस में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। ये जो चैप्टर की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 5 की बात करते हैं साथियों। इसमें अरेस्ट ऑफ पर्सन्स के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है कि क्या एक पुलिस ऑफिसर जो होता है किस तरह से किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। साथियों, अब आप सोचेंगे कि पुलिस ऑफिसर के पास क्या पावर होता है, कितने कमाल का पावर होता है कि किसी भी पर्सन्स के उसके पूरे के पूरे फंडामेंटल राइट्स को वो कर्टेल करके रख देता है। जाहिर सी बात है, जब किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा, उसको डिटेन किया जाएगा, तो उसका फंडामेंटल राइट उससे छीना ही तो जा रहा है। तो सोचिए, पुलिस के पास इस टाइप के पावर्स दे रखे हैं, किसके अकॉर्डिंग? तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग दे रखा है। साथियों, अगर हम इसके रेंज के बारे में आपसे बताना चाहें कि ये कहां से लेकर के कहां तक चलता है, तो हम बताना चाहेंगे आपको सेक्शन नंबर कहां से, सेक्शन नंबर 41 से लेकर के, कहां से, सेक्शन नंबर 41 से लेकर के सेक्शन नंबर 60 कैपिटल ए तक ये पूरा का पूरा इसका रेंज चलता है। पहले तो आप देख लीजिए। और हम बात किसकी कर रहे हैं? तो इस चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे हैं, और इसमें हम बात क्या कर रहे हैं? अरेस्ट ऑफ दी पर्सन की बात कर रहे हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, और इस बेसिक इंफॉर्मेशन से आपके एग्जामिनेशन में आप देखेंगे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी तो रेंज ही पूछ लिया जाता है कि जो सीआरपीसी का चैप्टर नंबर 5 है वो किस सेक्शन से लेकर के किस सेक्शंस के बीच में फॉल करता है। तो सिंपली आप बता सकते हैं कि सेक्शन नंबर 41 से लेकर के और सेक्शन नंबर 60 कैपिटल ए के बीच में ये फॉल करता है। अब देखिए, जब पुलिस अरेस्ट करता है तो साथियों, जब पुलिस ऐसे थोड़े नहीं कि मन कर रहा है चले किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लें, नहीं, पुलिस तब अरेस्ट करता है जब किसी भी प्रकार का कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कमिट आप कर रहे हैं। अगर मैं हूं, मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी संज्ञेय अपराध, जिसको हम कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कहते हैं, अगर मेरे द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी संज्ञेय अपराध जो कॉग्निजेबल नेचर का होता है अगर मैं करता हूं, तो पुलिस के पास यह पावर है कि वो पुलिस हमें क्या कर सकती है? वो हमें अरेस्ट कर सकती है। सिर्फ और सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में ही नहीं, बल्कि आपको वो रीजनेबल अगर कंप्लेंट कहीं से मिल रहा है कि हाँ साहब ये व्यक्ति सही है नहीं, ये व्यक्ति इस प्रकार से किसी का मर्डर करके भागा है, अगर हमारे पास किसी भी प्रकार का कोई भी रीजनेबल कंप्लेंट मिल रहा है, तो उस रीजनेबल कंप्लेंट के बिहाफ पे भी हम क्या कर सकते हैं? पुलिस क्या कर सकती है? आपको अरेस्ट कर सकती है। कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिलता है, किसी भी प्रकार की कोई भी सूचना मिलती है कि नहीं उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, कोई ओरल इंटिमिडेशन मिलता है कि नहीं उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, तो पुलिस ऑफिसर क्या कर सकती है? बिना वारंट के भी उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। और पुलिस ऑफिसर के पास तो एक सबसे बड़ा हथियार है। हमें डाउट हो रहा था साहब कि ये व्यक्ति क्या कर सकता है, किसी का मर्डर कर सकता है, इसलिए मैंने इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। तो ये पूरे के पूरे 4 ग्राउंड्स आपके पास दे रखे हैं। पहला क्या क्या? पहला ग्राउंड की अगर हम बात करते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर भाई साहब ने किया है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। दूसरा है, किसी भी प्रकार का कोई भी हमारे पास रीजनेबल कंप्लेंट मिला है, तो उस कंप्लेंट के बिहाफ पे पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर सकता है। डाउट, पुलिस को लग रहा है कि हाँ ये कुछ ना कुछ करने वाला है,
चाकू लेकर के घूम रहा है, किसी ना किसी को मारने वाला है, डाउट लग रहा है, गिरफ्तार कर लेगा। किसी भी प्रकार का कोई भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिला है कि ये व्यक्ति सही है नहीं समाज के लिए, पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, पुलिस ऑफिसर उसको गिरफ्तार कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये 4 ग्राउंड दिए गए हैं पुलिस के पास कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को इस कंडीशन के अंतर्गत गिरफ्तार कर सकता है। आइए थोड़ा सा वन लाइनर पे पहले फोकस करते हैं, फिर इसके बाद आगे की कहानी को और मैं आपके सामने एक एक करके सुनाता हुआ चलूंगा। तो जो सबसे पहले कहानी स्टार्ट होती है साथियों हमारे चैप्टर नंबर 5 की, वो स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 41 से। सेक्शन नंबर 141 जो आपसे कहना चाहता है, ये कहना चाहता है कि एज पर सेक्शन नंबर 41 एनी पुलिस ऑफिसर में अरेस्टेड। यहां पर देखिए ये चीज आप ध्यान दे करके चलिएगा। अगर हम इंडिया के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, इंडिया को टारगेटेड करके अगर हम सीआरपीसी को पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है ये इंडिया का कोड है और इंडिया के लिए ही हम पढ़ रहे हैं। तो जो भी अरेस्ट होता है इंडिया में वो मई में ही होता है। किस में होता है? मई मंथ में नहीं होता है। मई, हमारे पास 2 टर्मिनोलॉजी होता है, एक सैल होता है और एक मई होता है। सैल में हम कभी भी अरेस्ट नहीं करते हैं, हम कभी भी अरेस्ट करते हैं कैसे करते हैं? तो पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट एनी पर्सन, ये वर्ड आपको वहां पर देगा और यहां पे आपको सैल भी दे सकता है। कब सैल देगा? जब आपसे रीजन एंड असर्शन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, एट दैट टाइम वहां पे आपको में ना दे करके आपको सैल दे देगा और वहीं पे आप गलती करेंगे। और आपको वहां पे सचेत रहना है, आपको समझना है, वर्ड्स को आप पकड़ते हुए चलिए। जितना बेहतर तरीके से आप वर्ड्स को पकड़ेंगे, जितने बेहतर तरीके से आप कमांड लाएंगे सीआरपीसी के चैप्टर नंबर 5 पे, उतना ही बेहतर तरीके से आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो यहाँ पे जो मैं बात कर रहा हूं, कह रहा है कि एज पर सेक्शन नंबर 41 एनी पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट एनी पर्सन, क्या कर सकता है? अरेस्ट कर सकता है एनी पर्सन विदाउट वारंट। कब अरेस्ट कर सकता है? तो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। और इसके लिए मैंने बताया भी है आप लोगों से कि कब वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है। तो किसी ना किसी रीजनेबल कंप्लेन के भी आप पे कर सकता है, कोई ना कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन उसको मिलता है तब जाकर के वो अरेस्ट कर सकता है, कोई ना कोई कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हो सकता है तब जाकर के वो अरेस्ट कर सकता है, और कोई ना कोई कंप्लेंट मिलता है तब वो जाकर के अरेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि विदाउट वारंट वो अरेस्ट कर लेगा। और विदाउट वारंट कब करेगा? जब ये 4 ग्राउंड्स वहां पे उसको दिखेंगे तभी वो किसी भी व्यक्ति को में अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट। साथ ही साथ कह रहा है from the magistrate in the situation mentioned in subsection 1 thereof। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे यहां पे कह रहा है, जब आप सेकंड नंबर के 1 लाइनर पे जाएंगे तो सेकंड नंबर के 1 लाइनर पे कह रहा है द पर्सन हु कमिट्स कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। कोई भी व्यक्ति है जो क्या करता है, किसी भी प्रकार का कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट करता है। अब आप कहेंगे कि कॉग्निजेबल ऑफेंसेस क्या होता है, तो मैं कहूंगा साथियों कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस होता है जिसमें किसी भी प्रकार से आप किसी का मर्डर कर देते हैं, कोई रेप कर देते हैं, ये सभी के सभी जो मैटर फॉल्स करते हैं ये सभी के सभी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंतर्गत फॉल करते हैं। और इसके अंतर्गत अगर कॉग्निजेबल मामला होता है तो कॉग्निजेबल मामले की हम क्या कराते हैं, हम लॉजिंग कराते हैं, FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट लॉन्च करवाते हैं। और वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हम कहां पर लॉन्च करवाते हैं, किस सेक्शन के अंतर्गत लॉन्च करवाते हैं? तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो होता है साथियों वो हम सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 154 के अंतर्गत जाते हैं और वहां पे हम FIR की लॉजिंग करवाते हैं। जैसे ही हम FIR की लॉजिंग करवाएंगे पुलिस क्या हो जाएगी, पुलिस हरकत में आ जाएगी। और जब जब FIR की लॉजिंग होगी तब वहां पे पुलिस क्या करेगा, किसी ना किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने का काम करेगा। वही चीज यहां पे बताया जा रहा है, कहा जा रहा है द पर्सन हु कमिट्स कॉग्निजेबल ऑफेंसेस इन द प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर। अगर पुलिस ऑफिसर के उपस्थिति में भी किसी भी प्रकार का कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया जा रहा है, अगर कोई भी पुलिस ऑफिसर है अगर वो अपना ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहा है, मींस कि अपना ड्यूटी कर रहा है, और उस ड्यूटी के टाइम में भी किसी भी प्रकार का हम अगर बाधा उत्पन्न करते हैं, उस टाइम भी पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, उस टाइम भी पुलिस ऑफिसर हमको गिरफ्तार कर सकता है। करेगा नहीं, कर सकता है, यह बात आप जरूर बोलिएगा। कह रहा है प्रेजेंस ऑफ अ पुलिस ऑफिसर कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। इन सभी मामलों में क्या कर सकता है, पुलिस ऑफिसर जो होता है वो हमें गिरफ्तार कर सकता है, वो हमें अरेस्ट कर सकता है। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट 1 लाइनर में क्या कर रहा है, कह रहा है एनी पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट अगेंस्ट हुम
मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, कोई हमको सटीक सूचना मिल रही है, कोई हमें सटीक जानकारी मिल रहा है, तब हम जाकर के उस व्यक्ति को क्या कर सकते हैं, मींस कि हम जब कहें तब आप डायरेक्ट वे में या इनडायरेक्ट वे में आप पुलिस को समझिएगा। पुलिस क्या कर सकती है, किसी भी प्रकार का अगर कोई भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन उसको मिलता है, देन उस क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर जाकर के पुलिस क्या कर सकती है, उसको गिरफ्तार कर सकती है। यहां पे वर्डिंग देखिए, यही वर्डिंग आपके एग्जामिनेशन में देगा, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, credible information has been received that such person has committed any offense punishable with imprisonment of more than 7 year। अब आप कहेंगे कि ये more than 7 year क्या होता है, तो मैं आप लोगों से यही बात फिर से बताना चाहूंगा। क्या बताना चाहूंगा कि जब जब कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होगा, जब पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगी, तो किस मामले में गिरफ्तार करेगी, ऐसे मामले के अंतर्गत तुरंत गिरफ्तार करेगी जिसमें लग रहा है कि सजा कितने साल तक का हो सकता है, 7 साल या 7 साल से ऊपर का सजा हो सकता है। उसी में पुलिस क्या कर सकती है, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। और विथ डेथ एंड पुलिस ऑफिसर हैज रीजन टू बिलीव, या फिर पुलिस ऑफिसर को किसी भी प्रकार का कोई भी उसको अरेस्ट करने का कारण दिखता है कि नहीं, इस व्यक्ति को हमें अरेस्ट करना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर हम इस व्यक्ति को अरेस्ट एट दैट टाइम नहीं करेंगे तो ये क्या करेगा, जो पीड़ित पक्षकार है, ये पीड़ित पक्षकार को जाकर के धमकाने का काम करेगा, ये सबूत को नष्ट करने, सबूत को मिटाने का काम करेगा। और पुलिस ऑफिसर बहुत सचेत होती है, इन सभी मामले को देख करके सबसे पहले वो किसी ना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना चाहती है। जैसे गिरफ्तार कर लेगी, कोर्ट में भी उस व्यक्ति को पेश करने के लिए, भाई कोर्ट कहेगा कि तुम उस व्यक्ति को अरेस्ट करके लेकर के आओ, तो हम जब गिरफ्तार किसी भी व्यक्ति को करके रखेंगे तभी तो हम उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने पेश करेंगे। पता चला कोर्ट ने कह दिया, अब हम कहां से तीसरा आदमी ढूंढ करके लाएंगे। इसीलिए पुलिस क्या करती है, एट दैट टाइम वहां पे गिरफ्तार करने का काम करती है। और इसलिए भी गिरफ्तार कर लिया जाता है लोगों को अगर उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कमिट कर दिया जाता है कि भाई किसी भी प्रकार से सबूत के साथ ये छेड़छाड़ न करे। अगर मसल्स पावर वाला मैन है, अगर बहुत रसूखदार, बहुत पैसे वाला व्यक्ति है, तो क्या करेगा, पीड़ित को धमकाएगा, डराएगा, कहेगा कि तुम पैसा ले लो और अपने मुंह को बंद कर लो। लेकिन जब पुलिस ऑफिसर उस सभी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेगा तो कहां से वो मसल्स का और कहां से अपने पैसे का पावर का इस्तेमाल कर सकता है। यही सब कारण है कि क्या किया जा सकता है, यहां पे अरेस्ट किया जाता है। कह रहा है रीजन टू बिलीव दैट सच पर्सन हैज कमिटेड सच ऑफेंसेस, इस प्रकार के पर्संस के द्वारा इस प्रकार के ऑफेंसेस अगर कमिट किए जाते हैं तो पुलिस ऑफिसर के पास पावर होता है और धूमधाम से पावर होता है कि जाकर के उन सभी व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। साथ ही साथ यहां पे नेक्स्ट वन लाइनर आपके सामने आ रहा है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि एनी पर्सन हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर अंडर दिस कोड कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। मान लीजिए कि कोई सैनिक है, सैनिक के केस में भी होता है, कोई सैनिक है अपने ग्रुप से क्या हो गया है, प्रोक्लेम्ड हो गया है, भगौड़ा हो गया है, भाग गया है, उसको भी क्या कर सकते हैं पुलिस वाले, हमारे पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकते हैं विदाउट वारंट। ऐसा नहीं कि जब तक वारंट निकलेगा तभी हम उस व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे, या फिर 7 साल से ऊपर का अगर इस टाइप का अगर उसने ऑफेंस कमिट किया है तभी हम गिरफ्तार करेंगे। नहीं, अगर ऊपर से किसी भी प्रकार का ओरल इंटिमिडेशन भी आता है कि नहीं भाई साहब ये व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति प्रोक्लेम्ड हो गया है, भगौड़ा घोषित हो गया है, इस व्यक्ति को भी हम क्या करेंगे, भगौड़े व्यक्ति को भी हम गिरफ्तार कर सकते हैं। और विदाउट वारंट हम भगौड़े को गिरफ्तार कर सकते हैं। भगौड़ा 2 प्रकार का होता है। अब आप कहेंगे कि कौन सा, एक तो जो होता है आर्मी से क्या कर सकते हैं, आर्मी से भाग जाने का काम करते हैं, आर्मी में रहते हैं, उनको वहां की जॉब अच्छी नहीं लगती है और वहां से भाग जाते हैं, उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। और साथ ही साथ जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होते हैं, जिनको लगता है कि नहीं मुझे पुलिस नहीं पकड़ सकती है, जो भागते रहते हैं, जो कुख्यात अपराधी हो जाते हैं, उनको भी पुलिस ऑफिसर क्या कर सकती है, गिरफ्तार करने का काम कर सकती है। आप देखते होंगे कई बार आप लोगों ने समाचार में भी सुना होगा कि पुलिस और उस चोर के बीच में या पुलिस या उस अपराधी के बीच में मुठभेड़ हो गया है। वो क्या था, उसको भगौड़ा घोषित कर दिया गया था, पुलिस ने क्या कर दिया, उसका इनकाउंटर कर दिया है, या पुलिस के द्वारा उसके पैर में गोली मार करके क्या किया जा रहा था, उसको पैर में गोली मार करके उसको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा था। तो ये सारे के सारी चीजें आपको यहां पर देखने के लिए मिलेंगी। आगे नेक्स्ट वन लाइनर आपसे कह रहा है इफ एनी पर्सन इज फाउंड इन द पोजेशन ऑफ एनीथिंग विच इज सस्पेक्टेड
अब देखिए कब पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर सकती है। अगर पुलिस ऑफिसर को लग जाएगा कि आप ऐसा कोई वस्तु छुपा करके रखे हैं या कोई ऐसी चीज आप लेकर के जा रहे हैं जिसको देख करके लग रहा है कि अच्छा इससे सस्पेंशन दिख रहा है कि आप या तो गोल्ड लेकर के जा रहे हैं या तो आप गांजा लेकर के जा रहे हैं, भांग लेकर के जा रहे हैं, अफीम लेकर के जा रहे हैं, मींस कि इस प्रकार की गड़बड़ प्रोडक्ट्स को अगर आप लेकर के जा रहे हैं और पुलिस ऑफिसर को एट दैट टाइम आपके ऊपर संदेह पैदा हो रहा है तो भी वो क्या कर सकता है, वहां पे आपको गिरफ्तार कर सकता है। या फिर पुलिस ऑफिसर को यह लगता है कि नहीं आपने किसी भी प्रकार का कोई चीज चुराया है, किसी का पर्स आपने चुराया है या किसी का आप घर का कागजात आप लेकर के भाग रहे हैं या जो भी चीजें लग रहा है रीजनेबल, अगर उसको लग रहा है कि ये व्यक्ति इस टाइप का काम किया है और ये भागना चाहता है तो पुलिस उस व्यक्ति को भी क्या कर सकती है, गिरफ्तार कर सकती है। अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी क्राइम कमिट किया गया है और आप जाकर के अच्छे लोगों के बीच में बैठ गए हैं और पुलिस को डाउट हो रहा है कि नहीं ये क्राइम आप ही के द्वारा कमिट किया गया है, एट दैट टाइम भी पुलिस ऑफिसर विदाउट वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। और ये सभी के सभी पावर दे रखे हैं, किसको दे रखे हैं, तो ये सभी के सभी पावर पुलिस ऑफिसर को दे रखे हैं अंडर सेक्शन 41 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत दे रखे हैं। साथ ही साथ अभी हम आपके सामने रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के भी बात करने वाले हैं कि क्या होता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। यह नहीं कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस वालों को छूट दे दिया गया, जिसको मन किया उसको पकड़ करके लेकर के चले आए। उसके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 19 का, आर्टिकल नंबर 14 का और आर्टिकल नंबर 21 का पूरा कबाड़ा निकाल दे, ऐसा भी नहीं कर सकते हैं। उनके पास क्या होना चाहिए, उनके पास रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी दिया गया है। अभी हम रिस्ट्रिक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे कि पुलिस ऑफिसर जो होता है किसी भी व्यक्ति को अगर अरेस्ट करना चाहता है तो किस तरह से अरेस्ट कर सकता है। अरेस्ट करने के पूरे हम तरीके के बारे में हम यहां पे बात करने वाले हैं। तो आइए यहां पर देखिए, कर विच इज सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन और यूज इन द कमीशन ऑफ एनी क्राइम सच पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। अभी हम पूरे के पूरे इसके कैटेगरीज को पढ़ रहे हैं कि किस तरह से एक पुलिस ऑफिसर जो होता है बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। ये पूरी की पूरी कैटेगरी हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं। साथ ही साथ कह रहा है, देखिए कर अ डिजर्टर फ्रॉम एनी आर्म्ड फोर्सेस। अभी इसकी बात हम कर रहे थे, कहां पे बात कर रहे थे, तो यहां पे जब हम इसकी बात कर रहे थे, कहां गया, एक मिनट, जब हम इसकी बात कर रहे थे वो जो भगौड़ा हो गया था, भगौड़ा की बात कर रहे थे, तो यहां पे कह रहा है कि कोई भी जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था हम उसकी भी बात कर रहे थे। और एट दैट टाइम मैंने आप लोगों से यह भी कहा था कि कोई भी डिजर्टर हो सकता है। डिजर्टर का मतलब कि आर्मी अपने सेना से क्या हो सकता है, भगौड़ा हो सकता है, उसको भी क्या किया जा सकता है, उसको भी अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट ही पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है। एनी डिजर्टर फ्रॉम एनी आर्म्ड फोर्सेस ऑफ द यूनियन कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट। इस व्यक्ति को भी अरेस्ट करने का पावर पुलिस के पास होता है। तो इन सभी चीजों को आपको जानने की, इन सभी चीजों को समझने की आप लोगों को आवश्यकता है, क्योंकि आपके जब एग्जामिनेशन होंगे इन सभी चीजों को दिया जाएगा और आप सिर्फ और सिर्फ 3-4 चीज को अगर जानेंगे, सिर्फ आप रीजनेबल कंप्लेंट को जानेंगे, आप क्रेडिबल इंफॉर्मेशन को जानेंगे, तो इससे आपका काम नहीं चलने वाला है। इन सभी चीजों को भी जान करके आपको रखना होगा, क्योंकि जो अब एग्जामिनेशन का टर्म हो गया है, जो एग्जामिनेशन का पैटर्न हो गया है, वो बिल्कुल भी अब चेंज होता हुआ चला जा रहा है। यहां पे नेक्स्ट वन लाइनर आपके सामने आ रहा है, कर अ पर्सन who has released under section number 356 can be arrested without warrant। जिनको रिलीज किया गया था किस धारा के अंतर्गत, तो धारा 356 के अंतर्गत, उनको भी क्या किया जा सकता है, अरेस्ट किया जा सकता है विदाउट वारंट, उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है। if he commits a breach of any rule made under subsection 5 of the section number 356। अगर सेक्शन 356 की हम बात करते हैं, सेक्शन नंबर 356 के सब सेक्शन 5 के अंतर्गत जो भी रूल बनाए गए हैं, अगर उन रूल को ये भाई साहब ब्रीच कर रहे हैं, देन इनको भी विदाउट वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है। ये सभी की सभी बातें आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम एक बार फिर अगर रिवीजन कराना चाहें आपको, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पुलिस ऑफिसर कैसे किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है, कब कब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो रिवीजन के तौर पे आप सुन लीजिए कि पहला, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर आपने कमिट किया है, एट दैट टाइम
पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार कर सकती है। किसी भी प्रकार का कोई भी रीजनेबल कंप्लेंट आया है तो उस रीजनेबल कंप्लेंट के बिहाफ पे पुलिस ऑफिसर आपको गिरफ्तार कर सकती है। कोई भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिल रही है पुलिस को, एट दैट टाइम भी आपको पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर सकती है। या फिर पुलिस ऑफिसर को कोई भी डाउट होता है आपके ऊपर तो भी पुलिस ऑफिसर आपको विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है। अब आप कहेंगे कि इन सभी चीजों का तो मतलब हमें समझ में आ गया कि सिर्फ और सिर्फ पुलिस ऑफिसर हमें गिरफ्तार कर सकती है, लेकिन क्या ऑब्जेक्ट होता है गिरफ्तारी का? क्यों हमें गिरफ्तार किया जाता है? तो पहला ऑब्जेक्ट आप देखिए कि गिरफ्तार इसलिए किया जाता है कि वो सबूत के साथ भाई साहब क्या करेंगे, किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। पहला जो इंफॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए कि भाई साहब सबूत के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। दूसरा है कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी दूसरा ऑफेंस न कमिट कर दिया जाए। पता चले कि एक व्यक्ति को तो घर में जान से मार करके आए हैं, कह रहे हैं कि बेटा अगर तुम जा करके पुलिस में रिपोर्ट किए तो तुम्हारे दूसरे भाई को भी हम क्या करेंगे, आधा कर देंगे ऊपर से। तो कोई फर्दर ऑफेंस ना कमिट करे, इसलिए भी पुलिस ऑफिसर एट दैट टाइम उस व्यक्ति को क्या करता है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का काम करता है। तीसरा जो गिरफ्तार करता है, गिरफ्तार करने का जो पुलिस का ऑब्जेक्ट होता है कि कोर्ट से कब ऑर्डर आ जाए कि उस व्यक्ति को क्या करें, कोर्ट ऑफ लॉ में आपको प्रेजेंट करना है। अगर वो भाग जाएगा, विदेश चला जाएगा या फिर कहीं जाकर के छुप जाएगा तो कैसे हम कोर्ट में ले जाकर के पेश करेंगे। तो ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये सभी के सभी उद्देश्य होते हैं, सभी के सभी ऑब्जेक्ट होते हैं कि किसी भी व्यक्ति को विदाउट वारंट हम यहां पे गिरफ्तार कर सकते हैं। साथ ही साथ कब पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर सकता है, तो साथियों विदाउट वारंट तभी पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार कर सकता है जब लग रहा है पुलिस ऑफिसर को कि 7 साल या 7 साल के ऊपर का किसी भी प्रकार का अगर भाई साहब के द्वारा ऑफेंस कमिट किया गया है, एट दैट टाइम पुलिस ऑफिसर क्या कर सकती है, विदाउट वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। किसी भी प्रकार का कोई भी ओरल इंटिमिडेशन ऊपर से आता है या भगौड़ा आप घोषित हो गए हैं या आर्मी से आप डिजर्टर हो गए हैं तो भी पुलिस ऑफिसर आपको क्या कर सकती है, विदाउट वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। तो ये सभी के सभी ग्राउंड्स आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होने चाहिए और इसी ग्राउंड से आपके एग्जामिनेशन में एक बार नहीं, 2 बार नहीं, आप देखेंगे 50 बार आपसे रिपीट करके क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट वन लाइनर की अगर हम बात करते हैं। अभी तक का जो भी मैंने कॉन्सेप्ट आपके सामने डील किया है, मैं उम्मीद करता हूं ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आप सभी लोगों के दिमाग में बैठा होगा। नेक्स्ट यहां पे बात करते हैं, करें नो पर्सन हु हैज कमिटेड अ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस। अब यहां पे अभी तक तो हम लोग कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात कर रहे थे। जब हम कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात करेंगे तब हम सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 154 के साथ डील करेंगे। लेकिन हमारे साथ एक और तो चलता है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस भी तो चलता है, तो इसके लिए भी तो कुछ सेक्शन बना होगा। तो बिल्कुल बना है, इसके लिए बना है हमारे सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 155 और जो हमारा सेक्शन नंबर 155 होता है ये डील करता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस से। अगर हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस की बात करें तो साथियों यहां पे एनसीआर किया जाता है, नॉन कॉग्निजेबल रजिस्टर में आपके मामले को एज अ कंप्लेंट के तौर पे रजिस्टर कर लिया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी एक्शन पुलिस के द्वारा नहीं लिया जाता है। जैसे ही एफआईआर की लॉजिंग होती है तो पुलिस क्या होता है, पुलिस एट दैट टाइम हरकत में आ जाता है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाता है। लेकिन जब हम एनसीआर की बात करेंगे तो पुलिस एट दैट टाइम हरकत में नहीं आता है, तब तक नहीं आता है जब तक कि मजिस्ट्रेट के यहां से ऑर्डर ना आए कि नहीं अब तुम जाओ उस व्यक्ति को गिरफ्तार करके लेकर के आओ। तो आप समझ सकते हैं कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल में डिफरेंसेस क्या होते हैं। आइए देखते हैं। कह रहा है नो पर्सन हु हैज कमिटेड ऑन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस कैन बी अरेस्टेड विदाउट वारंट अनलेस ही रिफ्यूजेस टू गिव हिज नेम एड्रेस टू एनी पुलिस ऑफिसर व्हेन ही आस्क। देखिए पुलिस के पास एक और हथियार है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में भी गिरफ्तार करने के पास उसको हथियार दे दिया गया है। ये हथियार दे दिया गया है कि अगर आपको लग रहा है उस व्यक्ति के ऊपर डाउट लग रहा है, अगर आप उससे उसका नाम पूछ रहे हैं, अगर आप उससे उसका एड्रेस पूछ रहे हैं और एट दैट टाइम वो दोनों चीज बताने से रिफ्यूज कर देता है, दोनों चीज नहीं बताता है, इस कंडीशन में भी नॉन कॉग्निजेबल का मामला होने के बावजूद भी पुलिस ऑफिसर उसको गिरफ्तार कर सकती है। तो इस टाइप के कंडीशंस हैं। जब आप अंदर सीआरपीसी को चैप्टर नंबर 5 को आप पढ़ेंगे, इतना मजा आएगा आपको पढ़ करके कि लगेगा कि नहीं मैं कोई कानून पढ़ रहा हूं और तगड़ा सा कानून पढ़ रहा हूं।
पुलिस के पावर के बारे में जानना हो, और सभी को लगता है कि मैं पुलिस के पावर को अगर जान जाऊंगा तो पुलिस को अच्छे से मैं चला सकता हूं, पुलिस को अच्छे से समझा सकता हूं, और ये पावर मैं आपके सामने एक एक करके समझाने का, रखने का काम कर रहा हूं। अब यहां पे अगर हमारे पुलिस मित्र भी होंगे तो वो भी इस प्रोविजंस को जरूर देखेंगे और जरूर समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से हमारे पास इतनी पावर दे रखे हैं। पुलिस वाले ज्यादा अपने पावर के बारे में नहीं जानते हैं, थोड़ा ही सब पावर के बारे में जानते हैं और ज्यादा उसका इस्तेमाल करना जानते हैं। तो पूरे के पूरे पावर को यहां पर पुलिस वाले भाई साहब भी हमारे देख सकते हैं। कर है वेयर अ पर्सन हैज कमिटेड इन अ कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी अरेस्टेड एज पर सब सेक्शन नंबर 1 ऑफ सेक्शन नंबर 41, द पुलिस ऑफिसर इज रिक्वायर्ड टू इशू अ नोटिस डायरेक्ट दैट पर्सन टू अपीयर बिफोर हिम। अगर पुलिस ऑफिसर चाहती है कि हम इस भाई साहब को गिरफ्तार नहीं करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या कर सकती है, एक नोटिस डायरेक्ट कर सकती है और कहेगी कि भाई देखो गिरफ्तार तो नहीं कर रहे हैं, तुमको छोड़ दे रहे हैं, लेकिन जब हम बुलाएंगे तुमको आना पड़ेगा। तो ये भी एक प्रोविजंस पुलिस ऑफिसर के पास है। आगे देखिए, आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है व्हेन अ पर्सन फेल टू कंप्लाई विथ द टर्म्स ऑफ द नोटिस और unwilling to identify himself, he may be arrested subject to the order of any passes by the competent court। अगर इस तरह से किया गया था, उनको छोड़ दिया गया था और कहा गया था भाई साहब जब आपकी जरूरत पड़ेगी तब हम आपको क्या कर सकते हैं, तब हम आपको बुला सकते हैं, लेकिन बुलाने के बाद आप क्या कर रहे हैं, आप डिसोबे कर रहे हैं, लगातार डिसोबे कर रहे हैं, आप आ ही नहीं रहे हैं। एट दैट टाइम आपको क्या किया जाएगा, कंप्लेनेंट के तौर पे कोर्ट आपको क्या करेगी, आपको समन भेजेगी और आपको बुलाने का काम किया जाएगा। नोटिस ऑफ अपीयर बिफोर पुलिस ऑफिसर, ये सेक्शन नंबर 41 का कैपिटल ए हमारा बताता है, सेक्शन नंबर 41 का कैपिटल ए हमसे बताता है कि हम एक नोटिस जारी करेंगे और उस नोटिस में हम ये लिखेंगे कि आप क्या होके आप हमारे पुलिस थाने में पधारने का काम करें। लेकिन अगर आप इस तरह से रिफ्यूज करेंगे तो हम आपको क्या करेंगे, तब हम आपको धर पकड़ करके लेकर के आएंगे। यह साफ साफ हमारा बताता है सीआरपीसी का सेक्शन नंबर 41 ए बताता है। अब हम आगे चलेंगे और सेक्शन नंबर 41 बी को यहां पर देखेंगे कि सेक्शन नंबर 41 का सब सेक्शन बी क्या कहता है। सब सेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं तो यह बात करता है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटी ऑफ द ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट की बात करता है। क्या प्रोसीजर होना चाहिए अरेस्ट का और क्या ड्यूटी होना चाहिए ऑफिसर का मेकिंग अरेस्ट। देखिए यहां पे लिखा भी है सेक्शन नंबर 41 बी प्रोवाइड्स फॉर द प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट। सबसे तो पहले हमें यहां पे प्रोसीजर के बारे में पता होना चाहिए कि जब हम किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने जाते हैं, पुलिस भाई साहब को इतना पावर दे दिया गया, आप इस तरह से अरेस्ट कर सकते हैं, इस तरह से अरेस्ट कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे रख सकते हैं, ठीक है, सारी बातें यहां पे दे दी गई, लेकिन तरीका भी तो पता होना चाहिए कि किसी व्यक्ति को कैसे अरेस्ट करना है। पता चले कि पुलिस वाला गया, अब डंडे के बल पे मारता 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 उसके घर से और थाने तक दौड़ाता हुआ लेके चला गया, क्या यह भी तरीका होता है अरेस्ट करने का? क्या इस तरह से पुलिस वाला अरेस्ट कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं ऐसे कर सकता है। उसके लिए तरीका बताया गया है, हमारे कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में ही तरीका बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर आप अरेस्ट कर रहे हैं तो किस तरह से आप उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकते हैं। ड्यूटी भी बताई गई है। कब की ड्यूटी बताई गई है? जब आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम सिविल ड्रेस में हैं और सिविल ड्रेस में चले गए, सुनो क्या है तुमको अरेस्ट करने के लिए हम आए हैं, तो वो तो मार के भी भाग सकता है, कह देगा साहब हमको कोर्ट में जाकर के साहब हमको पता ही नहीं चला कि ये पुलिस वाला ऑफिसर है, हमें तो लग रहा था कि फर्जी कोई आया है, कह रहा तुमको गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। ऐसा भी पुलिस वालों के साथ हो सकता है। तो जब जब पुलिस वाले किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जाएंगे तब क्या करेंगे, प्रॉपर इन यूनिफॉर्म में होंगे। ऐसा नहीं कि हम लोअर और टी शर्ट पहने और चल दिए रामू को गिरफ्तार करने के लिए। अरे रामू का तेज तर्राक निकला, आपको 2-4 चपाट लगाया और भाग भी सकता है। आपको इस प्रोसीजर का, इस गाइडलाइन का फॉलो करना पड़ेगा। किसका फॉलो करना पड़ेगा? सेक्शन नंबर 41 बी का फॉलो करना पड़ेगा। कब फॉलो करना पड़ेगा? जब आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। वही बात यहां पर लिखा है कि जब आप अपने ड्यूटी को परफॉर्म कर रहे हैं, जब किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने जा रहे हैं, तो इसी प्रकार के गाइडलाइन से आप जाइएगा और तब अरेस्ट करिएगा। और उस अरेस्ट में किसी भी प्रकार का अगर वो बाधा उत्पन्न कर रहा है तब की बात आगे हम लोग देखेंगे। कह रहा है कि while arresting a person
पुलिस ऑफिसर सेल बियर एंड एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफिसर नेम। आपको एकदम क्लियर आइडेंटिफिकेशन वाला अपना नेम प्लेट लगाना है। जो आपको नेम प्लेट मिलता है कि हाँ आपका नाम ये है, ये कुमार है, ये आपका नाम है। जैसे मेरा नाम है लॉविथ रोनित, तो मैं अगर कहीं जाऊंगा तो मैं अपना आइडेंटिफिकेशन दूंगा ना कि हाँ मेरा नाम लॉविथ रोनित है। इसी प्रकार से पुलिस वालों को भी किया गया है कि जब आप किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने जाएंगे तो जो आपको नेम प्लेट दिया गया है उस नेम प्लेट को आप लगा करके जाएंगे, तभी सामने वाले व्यक्ति को पता चलेगा कि नहीं ये ओरिजिनली पुलिस है। ऐसा तो पता चलेगा कि कोई भी व्यक्ति आएगा कहेगा कि चलो आओ तुमको हम अरेस्ट करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसीलिए इन सभी चीजों को आपके लिए प्रोवाइड कर रखा है। और कहां पे प्रोवाइड कर रखा है, तो सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 41 कैपिटल बी के अंतर्गत प्रोवाइड कर रखा है। सिर्फ और सिर्फ कैपिटल बी ही नहीं है, आपके पास 4 चीजें हैं। सेक्शन नंबर 41 कैपिटल ए है, सेक्शन नंबर 41 कैपिटल बी है। अब सेक्शन नंबर 41 कैपिटल सी के बारे में भी हम बात करेंगे। इससे पहले हम ये देख लेते हैं इस स्लाइड में क्या कहा जा रहा है। कह रहा है कि व्हाइल मेकिंग एंड अरेस्ट पुलिस ऑफिसर शैल प्रिपेयर्ड अ मेमोरेंडम। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप गए और उसको पकड़ करके लेकर के चले आए। आप वर्दी में गए और वर्दी में आप थे और आप उस व्यक्ति को अरेस्ट करके लेकर के चले आए, नहीं। आपके सामने क्या होना चाहिए, आपके साथ एक मेमोरेंडम भी होना चाहिए। और आप उस मेमोरेंडम का क्या करेंगे, आप उस मेमोरेंडम का धूमधाम से पालन भी करेंगे। इसलिए पालन करेंगे जिससे कि पता तो चले कि हाँ आप सही व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो जेन्युइन वर्क कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप एज अ फ्रॉड कर रहे हैं यहाँ पे। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। कह रहा है प्रिपेयर अ मेमोरेंडम फॉर अरेस्ट। जिस व्यक्ति को आप अरेस्ट करेंगे उसका एक मेमोरेंडम भी तैयार करेंगे, विच शैल बी अटेस्टेड बाई एट लीस्ट 1 विटनेसेस हु इज अ मेंबर ऑफ द फैमिली। दूसरी बात आप ये करेंगे कि जब उस व्यक्ति को आप अरेस्ट करेंगे तो जो आप मेमोरेंडम आप तैयार कर रहे हैं, जिस व्यक्ति को आप एट दैट टाइम अरेस्ट कर रहे हैं, उससे आप क्या करेंगे, उस मेंबर से, उसके फैमिली मेंबर से क्या करेंगे, एज अ विटनेस के तौर पे आप उसके परिवार के किसी भी सदस्य से आप वहां पे साइन करवाएंगे। अब आप कह देंगे कि किसी भी सदस्य से, तो क्या बच्चे से भी साइन करवाया जा सकता है? तो यहाँ पे खास ध्यान रखना पड़ता है कि जिससे भी हम फैमिली के मेंबर से साइन करवाएंगे वो क्या होना चाहिए, वो मेजर होना चाहिए। माइनर से हम यहाँ पे साइन नहीं करवाएंगे। साथ ही साथ कह रहा है आप अरेस्टेड पर्सन और रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ द लोकेलिटी, या तो आप उसके परिवार के किसी भी सदस्य से सिग्नेचर करवाएंगे, या फिर कोई नहीं है तो गांव में अगर कोई भी रिस्पेक्टेड सदस्य रहता है, जैसे कि ग्राम प्रधान होता है, चाहे जो बड़े तबके का लोग होता है, उनसे जो रेपुटेटेड वहां के पर्सन होते हैं, जिनकी बात उस लोकेलिटी में मानी जाती है, उनसे आप क्या करवाएंगे, उनसे आप वहां पे सिग्नेचर करवाएंगे कि हाँ हमने इस व्यक्ति को क्या किया है, हमने इस व्यक्ति को धूमधाम से पूरे होशो हवास में हम लोगों ने इस व्यक्ति को क्या किया है, अरेस्ट करने का काम किया है। ये बातें आपको यहाँ पे समझ में आ जानी चाहिए कि क्या ये कह रहा था। तो अभी तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो बात हम लोगों ने पढ़ा है सेक्शन नंबर 41 कैपिटल बी के बारे में, कि जब जब कभी भी पुलिस ऑफिसर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने जाएगी, प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाएगी, प्रॉपर उसके साथ उसका नेम प्लेट होना चाहिए। दूसरी बात यह कहा जा रहा है कि जब पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने जाती है तो प्रॉपर एक मेमोरेंडम बनाएगी और मेमोरेंडम पे अरेस्टेड व्यक्ति के बारे में लिखेगी कि कब कैसे इनको किस मामले में हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे अरेस्ट किया। साथ ही साथ जिसको अरेस्ट किया जाएगा उसके फैमिली मेंबर में से जो मेजर व्यक्ति होगा, उस मेजर व्यक्ति का वहां पे सिग्नेचर भी करवाया जा सकता है, या फिर कोई मेंबर वहां पे एट दैट टाइम सिग्नेचर नहीं कर पाता है तो जो गांव का रेपुटेटेड पर्सन होता है, जो गांव का रेपुटेटेड मैन होता है, जो रिस्पेक्टेड मेंबर होता है उस लोकेलिटी का, उससे क्या किया जा सकता है, उस पर सिग्नेचर कराया जा सकता है। यह थी पूरी की पूरी कहानी, आपकी सेक्शन नंबर 41 बी की कहानी जो मुझे थी सुनानी, मैंने आपको सुना दिया। अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो आपके एग्जामिनेशन में यहां से नंबर ये आपको दे करके जाएगा, आपका नंबर ले करके नहीं जाएगा। अब बात आती है सेक्शन नंबर 41 सी की। थोड़ा सा सुन लीजिए। सेक्शन नंबर 41 सी ये बात करता है कंट्रोल रूम की। आप कहेंगे कि ये क्या होता है कंट्रोल रूम? जी हाँ साथियों, ये बात कर रहा है कंट्रोल रूम का। कंट्रोल रूम कहां पे होना चाहिए? तो साथियों जो भी हमारे कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं। एवरी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एंड एवरी स्टेट लेवल पे क्या बनाए जाते हैं?
कंट्रोल रूम बनाए जाते हैं, तभी तो पता चलेगा कि हाँ कितने व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है एक दिन में, किस किस लेवल के व्यक्ति को किस किस टाइप के ऑफेंस इनके द्वारा कमिट किया गया है कि इनको यहाँ पे गिरफ्तार करके रखा जाता है। तो पूरा का पूरा एक कंट्रोल रूम बनाया जाता है सेक्शन नंबर 41C के अंतर्गत, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बनाया जाता है और स्टेट लेवल पे भी बनाया जाता है, और उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग कराई जाती है, जिससे कि ये पता चले कि डेली हमारे यहाँ क्राइम बढ़ रहा है कि हमारे यहाँ क्राइम घट रहा है। ये सारी की सारी चीजें हमको सेक्शन नंबर 41 कैपिटल C के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। यहां पर नेक्स्ट वन लाइनर की बात हम करते हैं। कह रहा है कि सर्च मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट शैल बी काउंटर साइंड बाय द पर्सन अरेस्टेड, और जो हम यहां पे मेमोरेंडम बनाएंगे उसका काउंटर साइन भी कराएंगे। किसका काउंटर साइन कराएंगे? जिस व्यक्ति को हम लोगों ने अरेस्ट किया। और ये सभी के सभी गाइडलाइन फॉलो करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि किसी भी गाइडलाइन से हम मुंह मोड़ लेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं आप। अगर यहाँ पे दिया गया है, अगर आप किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं, अगर सीआरपीसी के अकॉर्डेंस में आप कर रहे हैं, तो ये सभी के सभी गाइडलाइन आपको फॉलो करने की आवश्यकता होगी ही होगी। अगर आप किसी भी गाइडलाइन की अगर ब्रीच कर रहे हैं तो आपको वहां पे जवाब देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये रूल बनाया गया और इस रूल का पालन करना हर एक पुलिस ऑफिसर की जिम्मेदारी है। यहां पे कहा जा रहा है कि अरेस्टेड पर्सन हैज अ राइट टू हैव अ रिलेटिव और फ्रेंड नेम्ड बाय हिम टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ दिस अरेस्टेड। अब मान लीजिए कि कहीं ऐसे जगह पे हम लोगों ने निर्जन जगह पर, पुलिस वाले ने क्या किया, किसी निर्जन जगह पर किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने का काम किया। ठीक, वहां पे जाकर के उसने धूमधाम से उनको अरेस्ट कर लिया। ना वहां पे किसी भी प्रकार से कोई उसका फैमिली का मेंबर है, ना ही किसी भी प्रकार से कोई रेपुटेटेड पर्सन है। तब हम किससे साइन कराएंगे? तब उस व्यक्ति से पूछेंगे। किससे पूछेंगे? जिसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है उससे हम पूछेंगे, भाई बता दो कि किसको हम इन्फॉर्म कर दें कि हाँ हम तुमको गिरफ्तार कर लिए हैं। तो वो बताएगा कि हमारे किसी दोस्त को बता दीजिए, हमारे किसी रिलेटिव को बता दीजिए कि हमको गिरफ्तार कर लिया गया है। तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होती है और वो उसको ड्यूटी का पालन करना जरूरी होता है। और वो उससे पूछेगा और पूछ करके उनको इन्फॉर्म करेगा कि देख भाई, तेरे इस चाचा को या तेरे इस पापा को हम लोगों ने क्या कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। अब तुम बेल लेने का अब अपना स्टार्ट करो कि किस तरह से इनको छुड़ाओगे। तो ये पुलिस वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 41D आता है। अब ये डी वाला भी बहुत ही ज्यादा आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें बात करता है जो अरेस्टेड व्यक्ति होता है उसके पास पावर होता है। क्या पावर होता है? और ये पावर के बारे में कौन बताएगा? इस पावर के बारे में हमारे पुलिस ऑफिसर वाले भाई साहब लोग ही बताएंगे। क्या कहा जा रहा है? सेक्शन नंबर 41D प्रोवाइडेड फॉर द राइट ऑफ द अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इंटेरोगेशन थ्रू नॉट थ्रू आउट इंटेरोगेशन। कहा जा रहा है कि उस अरेस्टेड व्यक्ति का राइट होता है, यहां पे क्या राइट होता है? उसे अपने पसंद के वकील से मिलने का राइट होता है। वो अपने पसंद का वकील कर सकता है कि भैया मैं अपना केस है, ये मेरा मामला है, मैं इस फला वकील से लड़वाना चाहता हूं और मैं उसी फला व्यक्ति को अपना वकील मानना चाहता हूं। तो क्या कर सकता है? वो रख सकता है। और इसके बारे में भी कौन बताएगा? इसके बारे में भी पुलिस वाला ही बताएगा कि भाई तेरे पास राइट है, तू अपने लिए क्या कर सकता है, तू अपने लिए एक वकील की भी व्यवस्था कर लो कि तुमको यहां से छुड़ा करके लेकर के जाए। अरेस्ट करना मेरे हाथ में था, मैंने अरेस्ट कर लिया। अब छुड़ा करके जाना वकील भाई साहब के हाथ में है कि तुमको यहां से किस तरह से बेल पर किस तरह से वो छुड़ा करके ले जाते हैं। अब ये तुम्हारे पास राइट है और तुम अपने राइट का क्या करो, धूमधाम से इस्तेमाल करो और इस्तेमाल करके अपने तुम यहां से रिलीज होकर के जा सकते हो। जिस तरह से जो चीजें तुम इस्तेमाल करना चाहते हो उसका इस्तेमाल करो। तो ये पूरी की पूरी 41 आप लोगों ने पढ़ा, 41A आप लोगों ने पढ़ा, 41B आप लोगों ने पढ़ा, 41C आप लोगों ने पढ़ा, साथ ही साथ 41D आप लोगों ने पढ़ा। और यहां से बार बार आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनता ही बनता है, और एक बार नहीं, दो बार नहीं, पिछले कई सालों से कई बार आपके एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन बनने का काम किया गया है। अब हम आ जाते हैं सेक्शन नंबर 42 के पास। सेक्शन नंबर 41 को तो आप सभी लोगों ने देख लिया। सेक्शन नंबर 42 यहां पे क्या कहता है? जब हम सेक्शन नंबर 42 की बात करेंगे तो वो आप लोगों से कहेगा कि अरेस्टेड ऑन रिफ्यूजल ऑफ हिज नेम एंड एड्रेस। अगर वो रिफ्यूज कर रहा है,
क्या करने से, अपना नाम और पता बताने से एट दैट टाइम पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है, उस भाई साहब को धूमधाम से अरेस्ट कर सकता है, जो कि ये प्रोविजन आप सभी लोगों ने सेक्शन नंबर 42 का ऑलरेडी यहां पे पढ़ लिया है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन नंबर 43 का कॉन्सेप्ट। यहां पर देखिए सेक्शन नंबर 43 का आपको कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है। कहा जा रहा है एज पर सेक्शन नंबर 43 अ प्राइवेट पर्सन मे अरेस्टेड एनी पर्सन। अब आप देखिए कमाल हो गया, मैं प्राइवेट पर्सन हूं, मैं भी, मेरे पास भी अथॉरिटी है, मैं भी किसी व्यक्ति को क्या कर सकता हूं, मैं भी किसी व्यक्ति को यहां पे गिरफ्तार कर सकता हूं। और यह चीज यहां पे बताई जा रही है, कहा जा रहा है कि एनी प्राइवेट पर्सन, प्राइवेट पर्सन क्या कर सकता है, मैं अरेस्ट, जैसे पुलिस के लिए कहा गया है कि पुलिस क्या कर सकती है, मैं अरेस्ट कर सकती है। एज यूजुअल यहां पे एज प्राइवेट पर्सन के लिए भी कहा जा रहा है कि प्राइवेट पर्सन भी क्या कर सकती है, यहां पे किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट करने का काम कर सकती है। तो आप देख सकते हैं एक एक चीजें यहां पे बता रखा है। अरेस्ट बाई प्राइवेट पर्सन की बात कर रहा है एनी पर्सन हु हैज कमिटेड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस एंड अ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ अ फॉर्मर मेंशन पर्संस की बात यहां पे की जा रही है। या तो वो प्रोक्लेम ऑफेंडर हो, तब कोई भी प्राइवेट व्यक्ति गिरफ्तार कर सकती है, साथ ही साथ किसी भी प्रकार का कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस उन्होंने किया हो, एट दैट टाइम भी प्राइवेट पर्सन वहां पे गिरफ्तार कर सकती है। साथ ही साथ यहां पे आप देख सकते हैं नॉन बेलेबल लिखा है, अगर नॉन बेलेबल टाइप का भी ऑफेंस उन्होंने किया है, यहां पे भी प्राइवेट पर्सन्स क्या कर सकती है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। तो यहां पे तीन ग्राउंड्स के बारे में मैंने बताया, और इन तीनों ग्राउंड्स में प्राइवेट पर्सन्स के पास अथॉरिटी होती है, प्राइवेट पर्सन के पास पावर होता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती है। यहां पर देखिए नेक्स्ट वन लाइनर में कहा जा रहा है अ प्राइवेट पर्सन में अरेस्ट ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, कोई भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर होगा, उस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर को यहां पे गिरफ्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट कर रहा है आफ्टर मेकिंग अरेस्ट, जब उसका अरेस्ट कर लिया जाएगा, तो ऐसा तो थोड़े नहीं है कि मैं प्राइवेट पर्सन हूं, मैंने अरेस्ट कर लिया, अब उसको हम अपने फूआ के घर लेकर के जाएंगे, अपने चाचा के घर लेकर के जाएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। जब पुलिस वाला एट दैट टाइम नहीं है और किसी प्राइवेट व्यक्ति ने अरेस्ट कर लिया है, तो वो क्या करेगा, अ प्राइवेट पर्सन शैल मेक ओवर, ये वर्ड इस्तेमाल करेगा। जब आपके पास इंग्लिश में क्वेश्चन आएगा तो यही वर्ड देगा, मेक ओवर। क्या देगा, मेक ओवर द पर्सन टूरिस्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर ऑफ द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। कोई भी प्राइवेट पर्सन किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है उन तीनों कंडीशंस में, या तो प्रोक्लेमेशन ऑफ ऑफेंडर होगा तब गिरफ्तार कर सकता है, या फिर कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होगा उसमें भी गिरफ्तार कर सकता है, या किसी भी प्रकार का कोई भी नॉन बेलेबल ऑफेंसेस उन्होंने कमिट किया है उस भी कंडीशन में गिरफ्तार कर सकता है अंडर सेक्शन नंबर 43। गिरफ्तार करके वो नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को ले जाकर के क्या कर सकता है, उस व्यक्ति को सौंप सकता है कि भैया साहब ये व्यक्ति था, हमको इस प्रकार का डाउट इसके ऊपर हो रहा था, या ये इस प्रकार का वर्क करके आया था, मैंने इसको क्या किया है, मैंने इसको गिरफ्तार कर लिया है, अब मैं आपके हवाले कर रहा हूं। तब क्या होगा, तब आगे की कार्रवाई अब क्या करेगी, तब आगे की कार्रवाई यहां पे पुलिस ऑफिसर करेगी। ठीक, साथ ही साथ अब आ गया सेक्शन नंबर 44 की कहानी। अब देखिए सेक्शन नंबर 44 आप लोगों से क्या कहना चाहता है। सेक्शन नंबर 44 की कहानी भी बहुत जबरदस्त है। अब यहां पे आप कहेंगे कि यहां पे क्या मजिस्ट्रेट की बात की जा रही है, तो हां साथियों, कहा जा रहा है सेक्शन नंबर 44 में एज पर सेक्शन नंबर 44 अब मजिस्ट्रेट इधर जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। आप सभी लोगों को पता है साथियों कि हमारे पास दो टाइप के मजिस्ट्रेट्स बिलोंग करते हैं, एक हमारे पास जुडिशियल मजिस्ट्रेट होते हैं और एक हमारे पास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। दोनों में अगर हम अंतर की बात करते हैं तो साथियों जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे क्या आ जाते हैं, यहाँ पे जेएम फर्स्ट आ जाते हैं, यहाँ पे जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास आ जाते हैं, सीजीएम साहब आ जाते हैं। लेकिन जब हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करते हैं, ईएम की बात करते हैं, यहाँ पे हम जुडिशियल की बात करते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की बात करते हैं। जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे तो यहाँ पे डीएम साहब आएंगे, यहाँ पे एसडीएम साहब आएंगे, बाकी जो भी हायरार्की होगी वो फॉल करेंगे। तो जो हमारा सेक्शन नंबर 44 यहाँ पे कह रहा है कि चाहे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या फिर वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो, ये दोनों लोग क्या कर सकते हैं, दोनों लोग किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं या फिर ऑर्डर दे सकते हैं कि क्या करो अपने कर्मचारियों से कि इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लो। देखिए लैंग्वेज क्या कह रहा है, और एनी अरेस्ट में अरेस्ट एनी पर्सन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस
इन हिज प्रेजेंस विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन। ये बात का जरूर ख्याल रखिएगा। ऐसा नहीं कि हम तो मजिस्ट्रेट हैं प्रयागराज के, पता चले कि हम चले गए मुंबई में और मुंबई में हम जाकर के वहां पे मजिस्ट्रेट गिरी हम दिखाने लगे, ऐसा नहीं चलेगा। कहां पे होना चाहिए? अपने लोकल जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए। अगर हमारे लोकल जुरिस्डिक्शन में इस प्रकार का अगर ऑफेंस कमिट किया जा रहा है, तब हम क्या कर सकते हैं एज अ मजिस्ट्रेट, चाहे हम एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो या फिर हम जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं? उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, चाहे वो मामला कोई भी हो, बेलेबल हो या फिर नॉन बेलेबल हो, कॉग्निजेबल हो या फिर नॉन कॉग्निजेबल मामला हो। सेक्शन नंबर 44 की कहानी इतनी ही थी कि दोनों लोगों के द्वारा गिरफ्तार किया जा सकता है विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन में। नेक्स्ट देखिए सेक्शन नंबर 46। सबसे ज्यादा अगर इंपॉर्टेंट कोई सेक्शन है साथियों यहाँ पे, तो आपका सेक्शन नंबर 46 ही है यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये कह रहा है कि सेक्शन 46 प्रोवाइड फॉर द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अरेस्ट। ये प्रोसीजर बताता है कि किस तरह से किसी भी व्यक्ति को अरेस्ट किया जा सकता है। अरेस्ट हाउ मेड के बारे में बता रहा है कि किस तरह से किसी भी व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि गिरफ्तार करने के लिए क्या हम उसको पुश एंड पुल भी कर सकते हैं? क्या हम उसको धक्का भी दे करके गिरफ्तार कर सकते हैं? क्या हम उसको दौड़ा करके धर पकड़ के भी गिरफ्तार कर सकते हैं? किस तरीके से हम उसको गिरफ्तार कर सकते हैं? क्या सिर्फ और सिर्फ ओरल इंटिमिडेशन दे करके गिरफ्तार कर सकते हैं? तो आइए देखते हैं इसकी कहानी, किस तरह से हम किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकते हैं, या फिर किसी भी महिला को अगर गिरफ्तार करना होता है तो किस तरह से हम महिला को गिरफ्तार करते हैं, या फिर किसी बच्चे को गिरफ्तार करना होता है, या फिर किसी ओल्ड एज पीपुल को अगर हमें गिरफ्तार करना होता है तो किस तरह से गिरफ्तार करते हैं और कौन कौन सी गाइडलाइंस को हम यहाँ पे फॉलो करते हैं। कहा जा रहा है एज पर सेक्शन नंबर 46 सब क्लॉज 4 नो वोमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट। ये वर्ड्स आप जरूर ध्यान रखिएगा। नो वोमेन शैल बी अरेस्टेड आफ्टर सनसेट। शाम ढलने के बाद किसी भी महिला को अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। एंड बिफोर सनराइज, और सूर्य के उदय होने से पहले किसी भी महिला को, ये नहीं कि 4 बजे भोर में हम आए कहें कि अब सुबह हो गया चलो तुमको अरेस्ट कर सकते हैं, नहीं, तभी हम अरेस्ट करेंगे जब सन राइज हो जाएगा, उसके बाद ही, मीन्स कि 7 बजे 8 बजे 9 बजे तब जाकर के ही हम अरेस्ट करेंगे विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन ऑफ जेएमएफसी। किसकी बात कर रहा है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की बात कर रहा है कि विदाउट प्रायर परमिशन भी हम यहाँ पे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। और किस सेक्शन के अंतर्गत? तो सेक्शन नंबर 46 सब क्लास 4 को यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है और उसी के बिहाफ पे यहाँ पे काम किया जा रहा है। नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, एन अरेस्ट ऑफिसर एंड अरेस्टिंग ऑफिसर मे काज द डेथ ऑफ एनी पर्सन हु इज एक्यूज्ड इन कमिटिंग एन ऑफेंसेस पनिशेबल विथ डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट व्हाइल मेकिंग दी अरेस्ट की बात यहाँ पे की जा रही है। कहने का मतलब यह है कि यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि अरेस्ट ऑफ ऑफिसर, किसी भी प्रकार से अरेस्ट किया जा सकता है, चाहे कॉज किया है, क्या कॉज किया है? डेथ ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन का उसने डेथ कॉज किया है, और कमिटिंग एनी ऑफेंसेस, किसी भी प्रकार का कोई भी ऑफेंसेस किया है, चाहे वो लाइफ इंप्रिजनमेंट हो, वाइल मेकिंग दी अरेस्ट की बात कर रहा है कि जब हम उसका अरेस्ट करेंगे तो ये चीज। आगे देखिए, आगे सेक्शन नंबर 48 आप लोगों से क्या कहना चाहता है? कह रहा है कि एज पर सेक्शन नंबर 48 अ पुलिस ऑफिसर में अरेस्ट अ पर्सन इन एनी प्लेस इन इंडिया। पुलिस ऑफिसर के पास पावर होता है कि वो किसी भी पर्सन को भारत के कहीं से भी किसी भी भूभाग से क्या कर सकता है? अरेस्ट कर सकता है इन इंडिया इफ ही इज ऑथोराइज्ड टू अरेस्ट दैट पर्सन विदाउट वारंट। अगर बिना वारंट के उसके पास है, क्षमता है कि उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना है, तो भारत के किसी भी भूभाग से उस व्यक्ति को क्या कर सकता है? वो व्यक्ति गिरफ्तार कर सकता है। वो व्यक्ति का मतलब वो पुलिस ऑफिसर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है अगर पर्सन को गिरफ्तार करने के लिए कोई किसी भी प्रकार का विदाउट वारंट का भी मामला हो तो भी। सेक्शन नंबर 49 क्या कहता है? एज पर सेक्शन नंबर 49 द पर्सन अरेस्टेड शैल नॉट बी सब्जेक्ट टू द मोर रेस्ट्रेंट देयर इज द नेसेसरी टू प्रिवेंट हिज एस्केप। ऐसा नहीं है कि हमने व्यक्ति को अगर गिरफ्तार कर लिया है तो हम उसको सिक्कड़ों में जंजीरों में बांध दें, हम उसको हथकड़ी चाटो लगा दें, ऐसा नहीं है। वो क्या कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ अगर वो बहुत भागने की कोशिश कर रहा है, पूरा छटपटा रहा है, तिलमिला रहा है, तो उसको पकड़ा जा सकता है, लेकिन उसको फैटर नहीं लगाया जा सकता, उसको
ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा हथकड़ी लगा दे रहे हैं, पूरा का पूरा बेड़िया पहना दे रहे हैं, अननेसेसरी फैक्टर्स का हम इस्तेमाल एट दैट टाइम नहीं करेंगे। और ये बात हमारा सेक्शन नंबर 49 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बताता है। फिर यहाँ पे बात करेंगे सेक्शन नंबर 50 की। सेक्शन नंबर 50 आप सभी लोगों से क्या कहना चाहता है? कहा रहा है कि सेक्शन 50 प्रोवाइड फॉर द राइट ऑफ द पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड of the ground of arrest of the right of bail in the person who has been without warranted। यहां पे सेक्शन नंबर 50 एक बहुत ही शानदार बात कर रहा है। सेक्शन नंबर 50 आप लोगों से कह रहा है कि राइट ऑफ द पर्सन अरेस्टेड, जिस व्यक्ति को अरेस्ट आप लोगों ने किया है, आप उस व्यक्ति के क्या करेंगे? आप उस व्यक्ति का राइट भी बताएंगे कि भैया तुम्हें ये करने का अधिकार है। साथ ही साथ आप लोग ये भी बताएंगे कि बेल भी पाने का तुम्हारा क्या है? बेल भी पाने का तुम्हारा राइट है, और तुम इस राइट को एक्सरसाइज करो और तुम यहां से छूट सकते हो। यह बात पुलिस ऑफिसर्स के द्वारा बताया जाता है। कहां पे? तो सेक्शन नंबर 50 के अंतर्गत ये बातें आपको देखने के लिए मिलती है। साथ ही साथ यहां पे आइए और भी देखते हैं और चीजें आपके सामने क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि सेक्शन नंबर 50 कैपिटल ए प्रोवाइड्स। अब यहां पे सेक्शन नंबर 50 कैपिटल ए आप लोगों को क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्रोवाइड फॉर द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट। पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी होती है कि उसको बताए कि भैया तुम्हें जो हमने अरेस्ट किया है ना, ये तुम मामला करके आए थे ना, इसीलिए हमने तुमको अरेस्ट किया। मेरी देखो कोई गलती नहीं है, जो तुमने किया है उसी का सजा हम तुमको दिलाने के लिए लेकर के जा रहे हैं। यह बात सेक्शन नंबर 50 कैपिटल ए के अंतर्गत बता दिया गया है। सेक्शन नंबर 53 की बात करते हैं। सेक्शन नंबर 53 में क्या बताया जा रहा है? कहा जा रहा है सेक्शन नंबर 53 में प्रोवाइड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेजिशन ऑफ द पुलिस ऑफिसर। अगर किसी ऐसे लोगों को हमने गिरफ्तार कर लिया है या फिर किसी महिला को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वहां पे रिक्वेजिशन किया जा सकता है, आग्रह किया जा सकता है। किससे आग्रह किया जा सकता है? तो जो हमारे मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, उन मेडिकल प्रैक्टिशनर से आग्रह किया जा सकता है। और वो आग्रह हम नहीं करेंगे, हमारे चचा नहीं करेंगे, आग्रह करेगी पुलिस ऑफिसर। कौन से रैंक के? तो जो रैंक होगा उनका सब इंस्पेक्टर रैंक का होगा, वो आग्रह करेगा कि आप इनका क्या करें? आप इनका मेडिकल परीक्षण करें। तो ये बात हमको सेक्शन नंबर 53 के अंतर्गत बताया गया है। सेक्शन नंबर 53 कैपिटल ए आप लोगों से कुछ कहना चाहता है। कह रहा है कि सेक्शन नंबर 53 ए प्रोवाइड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ द रेप बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। अगर किसी भी प्रकार का रेप से रिलेटेड मामला है तो यहां पे भी क्या किया जा सकता है? यहां पे भी मेडिकल जो प्रैक्टिशनर होगा, वही मेडिकल प्रैक्टिशनर यहां पे आपका क्या करेगा? एग्जामिनेशन करेगा। और ये बात हमें कहां देखने के लिए मिलता है? तो ये बात हमें सीआरपीसी के सेक्शन नंबर 53 कैपिटल ए के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। तो ये सभी की सभी बातें आप सभी लोगों के दिमाग में होना चाहिए। एट दैट टाइम जब आपके एग्जामिनेशन में यहां से क्वेश्चन आए तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी हिलना नहीं चाहिए। ऐसा नहीं देख करके लगना चाहिए कि अरे ये क्या दे दिया, कैसा कॉन्सेप्ट दे दिया, आज तक हमने इस कॉन्सेप्ट को कभी डील ही नहीं किया। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हमारे सामने क्वेश्चन है तो हमारा दिमाग एट दैट टाइम चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? जैसे पुलिस के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी एफआईआर की लॉजिंग की जाती है, तो एफआईआर लॉन्च करने के बाद पुलिस हरकत में आती है, एट दैट टाइम आपको भी हरकत में आने की आवश्यकता है। और कब आप हरकत में आएंगे? जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन को देख करके आपको हरकत में आने की आवश्यकता है। क्वेश्चन सेक्शन नंबर 54 की हम बात करते हैं। सेक्शन नंबर 54 आपसे कहता है, सेक्शन नंबर 54 प्रोवाइडेड फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्टेड पर्सन बाय द मेडिकल ऑफिसर्स की बात यहां पे सिंपली कह दे रहा है, इसमें कोई बताने लायक चीज नहीं है। सेक्शन नंबर 54 कैपिटल ए की हम बात करते हैं। कहा जा रहा है कि सेक्शन नंबर 54 कैपिटल ए provided for the prosecution of the identification of the person arrested upon the direction of the court। यहां पे उसके आइडेंटिफिकेशन की बात की जा रही है सेक्शन नंबर 54। और डायरेक्शन यहां पे कौन देगा? तो जो भी डायरेक्शन यहां पे दिया जाएगा वो डायरेक्शन बाय द कोर्ट के द्वारा यहां पे दिया जाएगा। साथ ही साथ यहां पे कहा जा रहा है प्रोसीजर अंडर सेक्शन नंबर 54 कैपिटल ए can only be intimated on the request of the officer in charge of a police station। जो भी ऑफिसर इंचार्ज होगा, कहां का ऑफिसर इंचार्ज होगा? तो उस पुलिस स्टेशन का जो भी ऑफिसर इंचार्ज होगा उसी के इंटिमिडेशन पे ये काम किया जाएगा। उसी का जो रिक्वेस्ट होगा या फिर उसी का जो रिक्वेजिशन होगा, उसी के रिक्वेजिशन के बिहाफ पे ये सारे के सारे वर्क यहां पे डील किए जाएंगे। सेक्शन नंबर 57 आप लोगों से क्या कहना चाहता है? कह रहा है सेक्शन 57 प्रोवाइडेड दैट अ पर्सन अरेस्टेड विदाउट वारंट शैल नॉट बी
detained for more than 24 hours in the absence of a special order of magistrate under section number 167। जब किसी भी व्यक्ति को हम गिरफ्तार कर लेंगे तो गिरफ्तार करने के बाद आने जाने का समय छोड़ करके 24 घंटे के भीतर उसको मजिस्ट्रेट साहब पेश हम करेंगे। अगर 24 घंटे से ज्यादा हो जाता है तो हम उसको दूसरा ही चीज मान लेंगे, उसको हम लोग डिटेंशन मान लेंगे कि आपने क्या किया है, आपने उसका बंदी प्रत्यक्षीकरण कर लिया, आपने उसको डिटेन करके रखा है, और डिटेंशन पुलिस वाले जल्दी करते नहीं है। साथ ही साथ यहाँ पे सेक्शन नंबर 58 की बात देखिए। सेक्शन नंबर 58 आप लोगों से कर रहा है, एज पर सेक्शन नंबर 58 द पुलिस ऑफिसर मेक अरेस्ट विदाउट वारंट इज रिक्वेजिशन इज रिक्वायर्ड टू इन्फॉर्म सच अरेस्टेड द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। यहाँ पे सेक्शन नंबर 58 इतनी ही बात कर रहा है और इतनी ही बात करके वो शांत हो जाता है। तो साथियों, ये पूरा का पूरा जो आपका बंच यहां पर था, इन सभी बंचेस के बारे में हम लोगों ने एक एक करके यहां पे बात करने का काम किया। कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं रहा जिसको हम यहां पे हम लोगों ने उस पर चर्चा नहीं किया। अगर सेक्शन नंबर 58 की बात करते हैं तो पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशंस की बात करता है, कहता है पुलिस को रिपोर्ट करें एप्रीहेंशन की, और वो कौन कर सकता है, तो यहां पे जो कर सकता है सेक्शन नंबर 58 में वो डीएम साहब कर सकते हैं और साथ ही साथ एसडीएम साहब भी कर सकते हैं। सेक्शन नंबर अगर हम 59 की बात करते हैं जो कि स्लाइड में आप लोगों के लिए दिया नहीं गया है, तो सेक्शन नंबर 59 कर रहा है डिस्चार्ज ऑफ अ पर्सन एप्रीहेंडेड की बात कर रहा है कि जिस पर्सन को हम लोगों ने एप्रीहेंड किया है उसको हम लोग डिस्चार्ज कर देंगे। साथ ही साथ सेक्शन नंबर अगर 60 की बात करते हैं तो बात करता है पावर ऑन एस्केप टू परस्यू एंड रीटेक की बात करता है कि हमारे पास पावर होता है कि वो एस्केप भी कर सकता है और फिर हम उसको परस्यू भी कर सकते हैं। और लास्ट सेक्शन जो हमारे पास बच रहा है वो बच रहा है सेक्शन नंबर 60 कैपिटल ए। इसमें हमसे बताया जा रहा है कि अरेस्ट टू बी मेड स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द कोड। जिस तरह से कोड में कहा गया है उसी तरह से हम उस व्यक्ति की गिरफ्तारी करेंगे। अगर कहा गया है पुलिस भाई साहब से कि आपको बैच लगा करके जाना है, आपको प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना है, आपको मेमोरेंडम तैयार करना है, किसी भी महिला को शाम को नहीं गिरफ्तार करना है, सूर्य उदय होने से पहले आपको गिरफ्तार नहीं करना है, इन सभी गाइडलाइंस को आपको क्या करना है साथियों, इन सभी गाइडलाइंस को पुलिस ऑफिसर्स को फॉलो करने की आवश्यकता है। तो इन टोटलिटी अगर कहें तो हम लोगों ने आपके सामने हर एक चीज को यहां पे पढ़ने का काम किया जो मैं आज आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया था। वन लाइनर फैक्ट्स जो भी हो सकते थे हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड साथियों, इन सभी को मैं आपके सामने एक एक करके रखने का काम किया। साथियों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से यह है कि आप लोग इस वीडियोस को जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तब अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिएगा, अगर ना पसंद आए तो नहीं शेयर करिएगा। यह भी आपको मैं यहां पे बता रहा हूं। साथ ही साथ मैं वीडियोस के बीच में कभी भी आप लोगों से नहीं कहता हूं कि आप लोग इसको लाइक करिए, आप लोग इसको शेयर करिए। अगर लग रहा है कि मैं यहां पे आप लोगों के लिए एफर्ट कर रहा हूं, कुछ मेहनत कर रहा हूं, ये मेरी हॉबी है, मैं इसलिए यहां पे नहीं आता हूं कि नहीं मुझे इससे इनकम होगा या फिर मैं इसको दूर तक भेजना चाहता हूं। नहीं, ये मेरी हॉबी है। मैं आप लोगों के सामने आना चाहता हूं और चीजों को प्रेजेंट करना चाहता हूं, चीजों को बताना चाहता हूं उस नीडीज पर्सन को जिसको जरूरत है इस टाइप के सीआरपीसी पढ़ने का। तो बस यही था। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। थैंक यू।